Hello students, I welcome all of you on my YouTube channel. Today we are going to read a new lesson, My Struggle for an Education, that is related to 11th class for UP Board. In this lesson, we shall read about struggle of writer for his education. The lesson is very beautiful and advise us we should struggle for an education. Problem is nothing if we have base to be educate ourselves. The text of this line is about the writer. There are some lines. Booker T. Washington was an author, educator, and advisor to the US presidents. For his contribution, he was awarded honorary degrees and doctorate from many prestigious US universities, including Harvard. Booker T. Washington, one day, while at work in the coal mine, I happened to overhear two miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia. This was the first time that I had ever heard anything about any kind of school or college that was more pretentious than the little colored school in our town. As they went on describing the school, it seems to me that it must be the greatest place on the earth. The writer says here, one day while at work in the coal mine, one day he was working in the coal mine. एक दिन लेखक एक कोयले की खदान में काम कर रहा था. बताता है आई हैपेंड टू ओवर हियर टू माइनर्स टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल. कहता है कि मुझे सुनने का मौका मिला दो कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की बात को सुनने का मौका मिला. माइनर्स मीन्स होता है कोयले की खान में काम करने वाले मजदूर. वो बात कर रहे थे. दे वर टॉकिंग अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल. वो अमेरिका के कलर्ड लोगों के लिए जो स्कूल था, जो अच्छे लोगों के लिए स्कूल था, उसके बारे में बात कर रहे थे. वहाँ पर काले लोगों के लिए अलग स्कूल होता था और गोरों के लिए अलग. समवेयर इन वर्जीनिया, जो वर्जीनिया में कहीं पर था. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम that I had ever heard anything about any kind of school. It is a first time for writer to hear about any school, any kind of school in his life. लेखक कहता है कि ये प्रथम अवसर था जब मुझे किसी स्कूल के बारे में सुनने का मौका मिला. आर कॉलेज, या किसी कॉलेज के बारे में जानने का मौका मिला. दैट वाज मोर प्रेटेंटियस देन द लिटिल कलर स्कूल इन आवर टाउन. लेखक कहता है कि वो स्कूल मुझे ज़्यादा ही आकर्षक लगा जो स्कूल मेरे छोटे कस्बे में जो हम लोगों के लिए, कलर्ड लोगों के लिए, वहाँ पर ब्लैक लोगों के लिए है, उससे ज़्यादा आकर्षक लगा. एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग the school, the writer says here that miners were kept on talking about that school. जैसे कि वो लोग उस स्कूल के बारे में बात करते हुए जा रहे थे. It seemed to me, the writer felt himself, उसको ऐसा एहसास हुआ that it is must be the greatest place on the earth. राइटर ने ऐसा फील किया कि यह पृथ्वी का सबसे सर्वोत्तम स्थान है. इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ. नॉट इवन हेवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन फॉर मी एट दैट टाइम. लेखक कहता है कि उस समय कोई स्वर्ग भी मेरे लिए उतना आकर्षण नहीं हो सकता था जितना आकर्षक वह स्कूल मुझे लगा. नॉट इवन हेवन, राइटर सेज हियर
that heaven paradise is not looking for me more attractive as that school attracted to me after listening the talking about the school up to miners those who were working in the coal mine. वो कहाँ था? In the did then हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया. स्कूल का पूरा नाम क्या है? हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया. जिसके बारे में लेखक बात करता है, कहता है कि वो स्कूल जो वर्जीनिया में है, एग्रीकल्चरल है, वो मुझे स्वर्ग से भी ज़्यादा अच्छा लगा. अबाउट विच दीज मैन वर टॉकिंग, जिसके बारे में वो मजदूर बात कर रहे थे. आई रिसॉल्व एट वंस टू गो टू दैट स्कूल. राइटर डिसाइडेड टू गो दैट स्कूल एट दैट वेरी टाइम. तुरंत लेखक ने निश्चय कर लिया कि मैं उस स्कूल में जाकर के पढ़ूंगा. आल्दो आई हैड नो आइडिया वेयर इट वाज. यद्यप लेखक को कोई ऐसी आइडिया नहीं थी कि वह स्कूल कहाँ पे है, फिर भी उसने उन मजदूरों की बात को सुनने के बाद तुरंत डिसाइड कर लिया कि मुझे वहाँ पे जाना है. Are how many miles away? Writer did not know what is distance from his hometown of the स्कूल. इसको ये भी नॉलेज नहीं था कि वो कितने किलोमीटर दूर है. आर हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट, या मैं वहाँ कैसे जाऊँगा, इसका भी नॉलेज राइटर को नहीं था. आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विथ वन एम्बिशन. लेखक को एक तरह से आग लगी हुई थी वहाँ जाने की, और वो आग एक ही थी, एक ही एम्बिशन था. वन एम्बिशन, एक ही महत्वाकांक्षा थी. क्या? स्कूल को जाना है तो जाना है. राइटर सेज हियर अबाउट हिमसेल्फ दैट आई वॉज ऑन फायर कंटिन्यूसली. ठीक है, विथ वन एम्बिशन, ओनली वन डिजायर, एंड दैट वॉज टू गो टू हैम्पटन. दैट means he wanted to go to Hampton. Only this ambition had writer had. This thought was with me day and night. Writer was thinking about that school day and night continuously, stoplessly. लेखक हमेशा उसी स्कूल के बारे में सोचता रहता था. In the fall of 1872, I determined to make an effort to get there. He decided to go there in that school for education. In the fall of 1872, 1872 के पतझड़ के मौसम में उसने ये डिसाइड किया कि मुझे वहाँ जाना है. My mother was troubled with a grave fever. His mother was suffering from fever, very high fever. His mother had at that very time. उस समय उसकी माँ को बहुत तेज बुखार था. That I was starting out on a wild goose chase. लेखक कहता है कि मेरी माँ परेशान थी, बीमार थी. ग्रेव फीवर, एक गंभीर चिंता में थी, ऐसा कह सकते हैं, ये भी एक अर्थ है. ठीक है, कि मैं एक निष्फल प्रयास कर रहा हूँ. यहाँ पर एक एडम फ्रेज दिया गया है, आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन अ वाइल्ड गूज चेस, कि मैं एक वाइल्ड गूज चेस एक एडम फ्रेज है जिसका मतलब होता है निष्फल प्रयास करना. वाइल्ड मीन्स होता है जंगली, गूज मीन्स होता है हंस होता है, और चेस मीन्स होता है पीछा करना. जैसे जंगली हंस का पीछा करना एक निष्फल प्रयास माना जाता है, उसको पकड़ा नहीं जा सकता. तो लेखक कहता है कि मेरी माँ एक भयानक मानसिक कष्ट में थी कि जैसे मैं एक निष्फल प्रयास कर रहा हूँ. एट एनी रेट, किसी भी तरह से, आई गॉट ओनली अ हाफ हार्टेड कंस्टेंट फ्रॉम हर दैट आई माइट स्टार्ट. किसी तरह से जब मैं लगा ही रहा तो मेरी माँ ने आधे मन से मुझे अनुमति दी कि मैं वहाँ पर जा सकता हूँ. माई मदर परमिटेड मी हाफ हार्टेड to go there to start my education. I had very little money. Writer had not much money. He had very little money with which to buy clothes and pay my traveling expenses. जिससे वो अपने यात्रा का खर्चा और कपड़े खरीद सके. बहुत कम ही पैसे उसके पास थे.
My brother John helped me all that he could. His brother, elder brother John helped him that he could. वो उसके बड़े भाई ने उसकी सहायता की जितना वो कर सकता था. बट ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट अ ग्रेट डील. लेकिन वास्तव में वो बहुत ज़्यादा मदद नहीं थी, क्योंकि उसका बड़ा भाई भी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकता था. इस तरह से Finally, the great day came and I started for Hampton. Writer says here that my great departing day came finally, and he started for his journey for Hampton Armour Agricultural Institute, and he started his journey for Hampton, a city name. उसने हैम्पटन एक शहर के लिए अपनी यात्रा शुरू की. वो आखिरी दिन आ ही गया, महान दिन आ गया. आई हैड ओनली अ स्मॉल चीप सेचल. लेखक के पास एक छोटा सा बैग था, सस्ता छोटा सा बैग था. सेचल मीन्स झोला, बैग, ठीक है. दैट कंटेन द फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग. इन दैट बैग ओनली सम क्लॉथ्स, नॉट मच, सम क्लॉथ्स. ही राइटर सेज हियर आई कुड गेट. जो कपड़े उसको मिले थे उसको उसने उसमें रख लिए थे. माई मदर एट द टाइम was rather weak. His mother at that very time very weak by health and broken in health. I hardly expected to see her again. Writer had not hoped to see his mother again because his mother was ill at that very time, and thus our parting was all the more sad. Writer says here, my parting, my going was more sad because I had not hoped to see my mother again. She, however, was very brave through it all, but my mother shows very brave कंडीशन ऑफ हिज माइंड एट दैट वेरी टाइम. फिर भी मेरी माँ ने उस समय बड़ा हिम्मत दिखाया मुझे विदा करते समय, जबकि मुझे बिल्कुल आशा नहीं थी कि मैं लौट के अपनी माँ को देखूंगा, क्योंकि मेरी माँ उस समय अधिक बीमार थी. फिर देखें, द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 माइल्स. जो दूरी है माल्डन सिटी से हैम्पटन की वो लगभग 500 किलोमीटर थी. बाई वॉकिंग, पैदल चलते हुए. बेगिंग, राइट्स, किसी से लिफ्ट मांगते हुए कि मुझे बैठा लीजिए अपने गाड़ी पे, घोड़े पे, जिस पे भी हो. बोथ इन वैगन्स मतलब गाड़ी, एंड कार, इन द कार, इन सम वे, इसी तरह से कुछ और तरीके. आफ्टर नंबर ऑफ डेज, कुछ दिनों के बाद, आई रीच द सिटी ऑफ रिचमंड. लेखक कहता है कि मैं रिचमंड शहर पहुंच गया, जो वर्जीनिया से अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन, 82 किलोमीटर हैम्पटन, वहाँ हैम्पटन से केवल दूर रह गया था. हैम्पटन अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन. व्हेन आई रीच्ड देयर टायर्ड, हंग्री एंड डर्टी. लेखक कहता है कि जब मैं वहां पहुंचा तो टायर्ड था, भूखा था, थका था, डर्टी था, गंदा था. इट वॉज लेट इन द नाइट, और फुल्ली लेट था. नेक्स्ट, I had never been in a large city. Writer says here that he had never been in the large city before it. लेखक कभी इसके पहले किसी बड़े शहर में नहीं गया. This rather added my misery. This thing added my sad more. Means कहता है कि इससे मेरा दुख और बढ़ गया. When I reached Richmond, लेखक कहता है कि जब मैं रिचमंड पहुंचा, I was completely out of money. He had not money. When he reached Richmond city, he had out of money, totally out of money. उसके पास पैसे खत्म हो गए थे, जो भी पैसे थे. I had not a single acquaintance in the place. Nobody was familiar in that city when writer reached in Richmond. लेखक कहता है कि मेरा कोई भी परिचित उस शहर में नहीं था कि जिसके पास मैं चला जाऊं. अब सोचिए कितनी तकलीफ से इसने अपनी पढ़ाई शुरू की, कितने कष्ट इसने सहे. एंड बेगिंग अनयूज्ड टू द सिटी वे. ऐसे शहर में पहुंच गया, बोलता है अपने बारे में, जिनके रास्ते भी मुझे पता नहीं थे, कि मैं
कहाँ चला जाऊं। आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, मुझे पता नहीं था मुझे कहाँ जाना है, पर इसने संघर्ष अपना जारी रखा। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस फॉर लॉगिंग, राइटर सेज हियर दैट आई आस्क्ड मैनी पर्सन फॉर स्टे वन नाइट बट दे ऑल वांटेड मनी, वो लोग केवल पैसा चाहते थे और कुछ नहीं चाहते थे। मतलब रुकने के लिए कहीं पर भी आप रुकने जाओगे किसी भी धर्मशाला में किसी भी होटल में तो किराया तो पड़ेगा ना। तो इसने कहा कि मुझे रुक जाने दीजिए, तो लोगों ने पैसे मांगे जो इसके पास था ही नहीं। दैट वाज व्हाट आई डिड नॉट हैव, लेखक कहता है यही तो एक ऐसी चीज थी जो मेरे पास नहीं बची थी। knowing nothing else better, राइटर सेज हियर मैं दैट, लेखक कहता है कि मैंने सोचा कि चलते रहने से बेटर और कुछ नहीं है। knowing nothing else better to do, I walked the street, he kept on walking in the street, he thought that walking is the better thing to stay anywhere in the night. I must have walked the streets till after midnight. Writer says here that I walked in the street many street till midnight. आधी रात तक मैं गलियों में घूमता रहा। लेखक बोलता है At last I became so exhausted. अंततः मैं बहुत थक गया, बहुत ज़्यादा थक जाने को एग्जॉस्टेड कहते हैं। राइटर बिकेम सो टायर्ड एट लास्ट, टू टायर्ड कह सकते हैं, मतलब वो इतना थक गया कि चल नहीं सकता। ठीक है, ही वॉज टू टायर्ड टू वॉक दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर, लेखक ने कहा कि अब मैं चल ही नहीं सकता था, इतना थका हुआ था। आई वॉज टायर्ड, आई वॉज हंग्री, आई वॉज एवरीथिंग बट डिस्करेज्ड। ठीक है, कहता है मैं थका था, मैं भूखा था, मैं सब कुछ था, लेकिन मैं हतोत्साहित नहीं था। मेरे अंदर जोश था, मेरे अंदर पढ़ाई के लिए जुनून था, हर कष्ट सहने को मैं तैयार था। जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉस्शन, एट द टाइम when he kept on walking, he reached at the physical tiredness time, but means he could not walk a single step। कहता है कि ऐसा समय एक आ गया कि जब मैं बिल्कुल चल ही नहीं सकता था, उस पोजीशन में पहुंच गया। आई केम अपॉन अ पोर्शन ऑफ द स्ट्रीट, मैं एक ऐसे गली के गली में एक ऐसे पोर्शन पे पहुंच गया where the broad sidewalk was considerably elevated, जहाँ पर किनारा खूब चौड़ा बनाया गया था, जानबूझ के चौड़ा बनाया गया था। I waited for a few minutes till I was sure that no passers-by could see me, मैंने कुछ समय तक इंतजार किया कि मुझे कोई वहाँ गुजरने वाला देख ना ले। Then crept under the sidewalk, फिर इसने क्या किया, बोलता है कि मैं साइडवॉक किनारे सरक गया। जैसे पुलिया होती है, कोई पुल होता है या सड़क के किनारे निचले हिस्से में, ये बोलता है कि मैं सरक गया। एंड ले फॉर द नाइट, फिर रात में वहीं पे मैं सो गया। ऑन द ग्राउंड, उसी मैदान में। विथ माई सेचल ऑफ क्लॉथिंग फॉर अ पिलो, मेरा झोला, जो छोटा सा झोला था कपड़े का, वो तकिए के काम कर रहा था। नियरली ऑल नाइट आई कुड हियर द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड, पूरी रात मैं चलते हुए कदमों की आवाज़ अपने किनारे अपने सर पे सुनता रहा, क्योंकि ये सड़क के नीचे लेटा हुआ था, पुल के नीचे लेटा हुआ था। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड माई सेल्फ समव्हाट रिफ्रेश्ड, अगली सुबह लेखक अपने आप को कुछ तरोताज़ा पाता है, क्योंकि थोड़ा सा आराम करने को इसको समय मिल गया, ये थका हुआ था। बट वाज एक्सट्रीमली हंग्री, बट व्हाट हैपेंड व्हेन ही अवोक्ड इन द मॉर्निंग, ही वाज मच हंग्री, बहुत ज़्यादा भूखा था। एज सून एज इट बिकेम लाइट एनफ फॉर मी टू सी माई सराउंडिंग, कहता है जब सुबह हुआ, जब मैं इतना उजाला हो गया कि अपने चारों तरफ मैं देख सकूं, तो ये क्या देखता है, आई नोटिस दैट आई वॉज नियर अ लार्ज शिप। He noticed, he means he saw that he was laying near a large ship. It seems to be unloading a cargo of big iron. वहाँ से लोहे की छड़ को एक बड़ी शिप से उतारा जा रहा था, इसका काम चल रहा था। ये
अपने आप को एक शिप के किनारे पाता है। आई वेंट एट वंस टू द वेसल एंड आस्क्ड द कैप्टन टू परमिट मी टू हेल्प अनलोड द वेसल इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड। द राइटर वेंट टू द कैप्टन ऑफ द शिप, कैप्टन ऑफ द वेसल, वेसल मीन्स भी शिप होता है, एंड आस्क्ड परमिशन टू परमिट मी टू हेल्प यू फॉर अर्निंग मनी। ये उसके कप्तान के पास जाता है जहाज के, उससे परमिशन लेता है कि मुझे भी काम करने का अवसर दीजिए अपने इस बोट पर, अपने इस बड़ी जहाज पर, ताकि मैं कुछ पैसे कमा लूँ, मजदूरी पालूँ आपसे, क्योंकि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खाना है। द कैप्टन अ वाइट मैन, कैप्टन एक अंग्रेज था, who seemed to be kind hearted, जो एक दयावान व्यक्ति दिखाई देता था। मीन्स बाय लुकिंग द कैप्टन वाज एज अ मर्सीफुल मैन। कॉन्स्टेंटेड, उसने इनको परमिशन दे दिया, उसने इनको परमिट दे दी कि आप मेरी बोट पे काम कर सकते हैं। आई वर्कड लॉन्ग एनफ टू अर्न मनी, मैंने वहाँ पर खूब काम किया पैसे कमाने के लिए, फॉर माई ब्रेकफास्ट, अपने ब्रेकफास्ट को प्राप्त करने के लिए। एंड इट सीम्स टू मी एज आई रिमेंबर इट नाउ to have been about the best breakfast that I ever eaten. Writer said here that I eaten many time breakfast, but that breakfast was the best breakfast of my life because I earned money. Then I took my breakfast. At that time I was very hungry. कहता है कि वो नाश्ता मेरे लिए सर्वोत्तम जीवन का नाश्ता था जिसको मैंने किया, उस समय किया जब मैं बहुत भूखा था, और पैसे कमाने के बाद उससे खरीद के जो मैंने नाश्ता किया वो सबसे उत्तम नाश्ता मेरे जीवन का था। फिर बताता है लेखक, माई वर्क प्लीज द कैप्टन, मेरे काम ने कैप्टन को खुश कर दिया, मेरे काम से कप्तान जो जहाज का था वो खुश हुआ। सो वेल दैट ही टोल्ड मी दैट आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर अ स्मॉल अमाउंट पर डे, उसने मुझसे कहा कि कम से कम मजदूरी जो मुझे मिलती थी उस पर मैं डेली काम कर सकता हूँ, उस मजदूरी पर। दिस आई वॉज वेरी ग्लैड, ये सुन के मैं बहुत खुश हुआ। टू डू I continued working on his vessel for a number of days. Writer says here that he continued work at the vessel for earning money many days. After buying food with my small satchel, I continued working on दिस वेसल फॉर अ नंबर ऑफ डेज, मैंने कई दिनों तक वहाँ पे काम किया। आफ्टर बाइंग फूड, खाना लेने के बाद, खरीदने के बाद, विथ माई स्मॉल वेजेज, जो छोटा सा अमाउंट मुझे मिला था या मिलता था डेली, देयर वाज नॉट मच लेफ्ट टू पे माई वे टू हैम्पटन, मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं बचता था कि मैं हैम्पटन के लिए किराया बचा सकूँ। फिर ये बोलता है, इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज इन एवरी वे पॉसिबल, इसलिए मैं हर तरीके से पैसा बचाने की कोशिश करता था जो संभव हो सकता था। इसी के संदर्भ में आई कंटिन्यू टू स्लीप अंडर द साइड वॉक, ये बोलता है कि मैं इसीलिए खुले मैदान में, सड़क के किनारे, फुटपाथ पे सो जाया करता था ताकि मेरे पैसा बचे। When I had saved enough money with which to reach Hampton, लेखक ने कहा कि जब मैंने कुछ अधिक पैसा बचा लिया जिससे मैं हैम्पटन शहर पहुंच सकूं, आई थैंक्ड टू द कैप्टन ऑफ द वेसल, मैंने जहाज के कप्तान को उसकी दया के लिए, फॉर हिज काइंडनेस, उसकी दया के लिए मैंने उसे धन्यवाद दिया। एंड स्टार्टेड अगेन विदाउट एनी अनयूजुअल अकरेंस आई रीच्ड हैम्पटन, फिर मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी और बिना किसी असाधारण घटना के मैं हैम्पटन पहुंच गया। विथ आ सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स विथ विच टू बिगिन माई एजुकेशन, एट दैट टाइम आई हैव 50 सेंट्स, मेरे पास 50 सेंट्स थे उस समय जिससे मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर सकता था। वहाँ पहुँचने के पास भी इसके पास 50 सेंट्स बचे थे, पैसा बचे थे। The first sight of the large 3-story brick school building seemed to have rewarded me for all that I had undergone in order to reach the place. प्रथम दृश्य, 3 मंजिला
इमारत जो ईंट की बनी थी, फर्स्ट साइड ऑफ द लार्ज 3 स्टोरी ब्रिक स्कूल बिल्डिंग सीम्ड टू हैव, ऐसा इसको लगा, रिवार्डेड मी फॉर ऑल दैट आई हैड अंडरगॉन इन ऑर्डर टू द प्लेस, उन सारे कष्टों के लिए मुझे आभार प्रकट कर रही है, इनाम दे रही या बुला रही है जो मैंने रास्ते में आते समय सहे। लेखक कहता है कि वो 3 मंजिला इमारत जो ईंटें से बनी हुई थी, दिख रही थी, ठीक है, उसको देख करके मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसने मुझे धन्यवाद कहा हो मेरे सारे कष्ट के लिए। द साइट ऑफ इट सीम्ड टू गिव मी न्यू लाइफ, उसके दृश्य ने मुझे नवजीवन दे दिया, उसको देख करके मेरे जीवन में नवजीवन आ गया। एज सून एज पॉसिबल आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट, जितना जल्दी हो सका पहुंचने के बाद हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट के ग्राउंड में, आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर फॉर असाइनमेंट, मैंने अपने आप को मुख्य अध्यापक के सामने प्रस्तुत किया एडमिशन के लिए, असाइनमेंट के लिए, एज अ क्लास, कि मुझे क्लास में एडमिशन दे दे। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, बहुत दिनों से अच्छा खाना न मिलने के कारण, स्नान न करने के कारण, एंड चेंज ऑफ क्लॉथिंग, कपड़े न बदलने के कारण, आई डिड नॉट ऑफ कोर्स, वास्तव में मैं नहीं कर सका, क्या, मेक अ वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर, उसके ऊपर मेरी बहुत अच्छी छवि, बहुत अच्छी छाप नहीं पड़ सकी जो अध्यापिका एडमिशन दे रही थी। कारण क्या था? लेखक एक मजदूर था जो बहुत दिनों से अच्छा खाना उसको नहीं मिला था, कपड़े अच्छे नहीं थे, कपड़े चेंज नहीं किया था, नहाया नहीं था, इसलिए। I could see at once that there were doubts in her mind. मैं उस समय मैंने देखा कि उसके दिमाग में कुछ डाउट्स हैं मुझको लेकर के, अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग मी एज अ स्टूडेंट, मुझे एक विद्यार्थी के रूप में एडमिशन देने में उसको कुछ डाउट्स फील हो रहा था। फॉर सम टाइम शी डिड नॉट रिफ्यूज टू एडमिट मी, कुछ समय तक उसने ना तो मुझे रिफ्यूज किया कि एडमिशन नहीं देगी, और ना ही उसने डिसाइड किया इन माई फेवर, ना ही उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें एडमिशन दे रही हूँ। आई कंटिन्यूड टू लिंगर अबाउट हर, मैं लगातार लाइन में लगा रहा। आई कंटिन्यूड स्टैंड बिफोर हर, लेखक कहता है मैं उसके सामने लगातार खड़ा रहा। एंड टू इम्प्रेस हर इन ऑल द वे ही वॉज डूइंग सम टाइप ऑफ एक्टिविटीज आफ्टर रीचिंग बिफोर हर एंड स्टैंडिंग पोजिशन फॉर इम्प्रेसिंग हर, कुछ ना कुछ वो ऐसा करता रहा, हाव भाव दिखाता रहा ताकि वो अध्यापिका उससे इम्प्रेस हो जाए, प्रभावित हो जाए। आई कुड विथ माई वर्थीनेस, अपनी अच्छाई के कारण, अपनी अच्छाई से मैं उसको इम्प्रेस करता रहा। इन द मेंट टाइम आई सा हर एडमिटिंग अदर स्टूडेंट्स, उसी समय मैंने देखा कि वो अध्यापिका कुछ लोगों को एडमिशन दे रही है। फिर क्या होता है? दैट एडेड ग्रेटली टू माई डिसकम्फर्ट, इससे मेरा और भी, मैं बहुत ज़्यादा और बेचैन हो गया, इसने मेरी बेचैनी को और बढ़ा दिया, डिस्कम्फर्ट मेरा बढ़ा दिया। आई फेल्ट डीप डाउन इन माई हार्ट, मैं बहुत दुखी हुआ। फिर बोलता है दैट आई कुड डू एज वेल एज दे, मैं उतना ही अच्छा कर सकता हूँ जितना ये लोग अच्छा कर रहे हैं। इफ़ आई कुड ओनली गेट अ चांस टू शो व्हाट वाज इन मी, अगर मुझे एक अवसर मिल जाए कुछ करने के लिए तो मैं दिखा दूं मैं क्या हूँ, ऐसा लेखक अपने मन में सोचता है। आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ड, कुछ घंटे बीत गए, लेखक कहता है मैं वहीं पर उसके सामने खड़ा रहा, देखता रहा कि दूसरे विद्यार्थियों को वो एडमिशन दे रही है, उनका नामांकन कर रही है, पर मुझे नहीं दे रही है। द हेड टीचर सेड टू मी, फिर मुख्य अध्यापिका ने मुझसे कहा, द एडजॉइनिंग रेसिटेशन रूम नीड्स स्वीपिंग, बगल का जुड़ा हुआ कमरा, संगीत कक्ष या क्लासरूम कह सकते हैं, वो गंदा है, उसको साफ करने की ज़रूरत है, नीड स्वीपिंग।
टेक द ब्रूम एंड स्विफ्ट इट, झाड़ू लो और जाओ उसको साफ कर दो। लेखक से उस अध्यापिका ने कहा। इट अकर्ड टू मी एट वंस दैट देयर वाज माई चांस, ऐसा मुझे लगा उस समय कि यही मेरे एडमिशन प्राप्त करने का एक अवसर है जो मैं मिस नहीं करूं। नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विथ मोर डिलाइट, किसी का आदेश इतनी प्रसन्नता से मैंने कभी नहीं माना जितनी प्रसन्नता से वह आदेश मैंने उस समय माना। I swept the recitation room 3 times. राइटर स्वेप्ट दैट रूम 3 times, 3 बार उस कमरे को वो साफ करता है। देन आई गॉट अ डस्टिंग क्लॉथ, आफ्टर दैट ही टुक द क्लॉथ ऑफ डस्ट फॉर डस्टिंग, उसने धूल झाड़ने वाले कपड़े को फिर उठाया। एंड आई डस्टेड फॉर 4 times, फिर धूल झाड़ने वाले कपड़े से उसने 4 बार सफाई की। ऑल द वुडवर्क्स अराउंड द वॉल्स, एवरी बेंच टेबल एंड डेस्क, पूरा लकड़ी का जो फर्नीचर था, खिड़कियाँ थीं, दीवार थी, टेबल थी, बेंच थी, डेस्क थी, सबको उसने 4 बार साफ किया। बोलता है आई बेंड ओवर 4 times विथ माई डस्टिंग क्लॉथ, 4 बार उसको मैंने साफ किया। बिसाइड्स एवरी पीस ऑफ फर्नीचर, प्रत्येक फर्नीचर को, एक एक पार्ट को उसके, हैड बीन मूव्ड एंड एवरी क्लोजेट द कॉर्नर इन द रूम, जो दीवार में अलमारी बनी होती है उसको भी मैंने अच्छे से साफ किया। इन द रूम हैड बीन थ्रोली क्लीन्ड, उसको अच्छे से खूब क्लीन किया, खूब साफ किया। आई हैड द फीलिंग दैट इन द लार्ज मेजर माई फ्यूचर डिपेंड अपॉन द इम्प्रेशन, मुझे ये विश्वास था कि मेरा भविष्य इस स्कूल में इसी सफाई के वर्क पर निर्भर करता है, इसलिए मैंने उसको बड़े मेहनत से, बड़े मन से किया। आई हैड द फीलिंग, मेरे पास ये फीलिंग थी, मुझे ज्ञान था। दैट इन अ लार्ज मेजर ऑफ माई फ्यूचर, बहुत अधिक मात्रा में मेरा फ्यूचर डिपेंड अपॉन द इम्प्रेशन, इसी इम्प्रेशन पे डिपेंड करता है। आई मेड अपॉन द टीचर, जो मैं टीचर पे डालूंगा। इन द क्लीनिंग ऑफ दैट रूम, ठीक है। When I was through, I reported the head teacher, जब मैंने उसको कर लिया, साफ कर लिया, तो मैंने रिपोर्ट किया कि मैं उसको साफ कर चुका हूँ। हेड टीचर को मैंने सूचित कर दिया। आई इन्फॉर्म द हेड टीचर अबाउट क्लीनिंग द रूम। सी वाज अ यांकी वुमेन, वो एक ऐसी महिला थी जो यांकी थी। एक स्थान का नाम हो सकता है या एक प्रकार का नाम जो बहुत ही चालाक माना जा सकता है। हु न्यू जस्ट वेयर टू लुक फॉर डर्ट, जो जानती थी कि धूल कहाँ मिल सकती है। सी वेंट इनटू द रूम एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर एंड क्लोजेट्स, वो कमरे में आई, उसने फर्श चेक किया, खिड़की, वो अलमारी चेक की जो दीवार में बनी होती है, क्लोजेट्स चेक किया। देन सी टुक हर हैंड करचीफ, फिर उसने अपनी हैंडकरचीफ निकाली। एंड रब्ड इट ऑन द वुडवर्क्स, फिर उसने मेज पे रगड़ा उसको रूमाल निकाल करके। अबाउट द वॉल्स एंड ओवर द टेबल एंड बेंचेज, वॉल्स पे भी उसने उस कपड़े से रगड़ा, फिर बेंच पे रगड़ा, टेबल पे रगड़ा। धूल वो ढूंढ रही थी पर उसको धूल कहीं नहीं मिलती है। व्हेन शी वाज अनेबल टू फाइंड वन बिट ऑफ डर्ट ऑन द फ्लोर, जब वो फर्श पर एक धूल का कण पाने में अक्षम हो गई, उसको कुछ भी नहीं मिला। आर पार्टिकल ऑफ डस्ट ऑन एनी ऑफ द फर्नीचर, किसी भी फर्नीचर पर भी धूल का कोई कण नहीं मिला। सी क्वाइटली रिमार्क्ड, उसने तुरंत कहा, आई गेस यू विल डू द इंटर दिस इंस्टीट्यूशन, मैं अनुमान लगाती हूँ कि तुम्हें इस इंस्टीट्यूशन में, इस संस्था में नामांकन, एडमिशन हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए, तुम इसके लायक हो। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल ऑन द अर्थ, लेखक कहता है कि मैं उस समय धरती पर सबसे प्रसन्न व्यक्ति था, जितने व्यक्ति हैं उनमें सबसे प्रसन्न था। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वाज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, कमरे की सफाई उस समय मेरे कॉलेज एग्जामिनेशन की तरह थी। आई हैव पास्ड सेवरल एग्जामिनेशंस, मैंने बहुत सारे एग्जामिनेशंस पास किए। सिंस देन, तब से। बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट, लेकिन मैं ये हमेशा महसूस करता हूँ, एहसास करता हूँ, दिस वाज द बेस्ट वन आई एवर पास्ड, वो सबसे अच्छा एग्जामिनेशन था
जो मैंने अब तक एग्ज़ाम पास किए उन सारे एग्ज़ाम्स में वो एग्ज़ाम जो कमरे की सफाई से रिलेटेड था सबसे अच्छा था, ऐसा मुझे लगता है। Dear students, thanks all of you to read this lesson via my channel. Thank you. And if you like this lesson and teaching, you should like my channel and subscribe my channel, share amongst your friends. Thank you.